तो अब आप ये देखो बेटा, दो टाइप के डिसीजन होते हैं, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डिसीजन कौन से हैं? ए स्ट्रक्चर्ड डिसीजन इज प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल का मतलब क्या हुआ कि ऐसे डिसीजंस जिनका हमें पहले से ही ज्ञान होता है, हमें मालूम होता है कि हमें ये डिसीजन लेना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ए बिजनेस सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ सम इनवॉइसेज एवरी फोर्टनाइटली। मतलब कि ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें उसको हर 15वें दिन कुछ जो बिल हैं उसके, जो उनके सामान आया है उसकी पेमेंट उसको करनी होती है हर 15वें दिन, फोर्टनाइटली। तो अब ये एक उसका मतलब कि प्रिडिक्टेबल है डिसीजन, कि भाई उसको मालूम है कि मुझे 15वें दिन पेमेंट करनी है। फॉर दैट इट मे हैव सम पॉलिसी दैट विच इनवॉइसेज इट विल मेक। मान लो उसके पास इनवॉइसेज तो बहुत सारे हैं, बिल तो बहुत सारे हैं जिनकी पेमेंट्स करनी है, तो लेकिन उसने एक पॉलिसी बना रखी है कि भाई मुझे किन बिलों की पेमेंट करनी है, किस हिसाब से मुझे पेमेंट करनी है। तो तो वो जो उसकी पॉलिसी है वो उसका रूल हो गया। फॉर दिस इट मे हैव सम पॉलिसी दैट विच इनवॉइसेज इट विल मेक पेमेंट ऑफ, फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ड्यू डेट। मतलब कि बहुत से बिल ऐसे होते हैं जिनमें पेमेंट का कुछ टाइम पीरियड मिल जाता है कि भाई आपको 1 महीने में पेमेंट करनी है, तो कौन सा बिल कब आया और कब उसका टाइम पूरा होगा, तो उसके हिसाब से वो डिसाइड कर लेगा कि भाई मुझे अभी इसकी पेमेंट करनी है या नहीं करनी। फिर ऐसे भी होता है कि कुछ बिलों पर डिस्काउंट भी ऑफर होता है कि भाई आप जल्दी पेमेंट कर दोगे या विद इन 10 डेज कर दोगे या विद इन 15 डेज कर दोगे, तो आपको जो है ना 1% का 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और इनवॉइसेज अमाउंट, इनवॉइस अमाउंट पर भी डिपेंड कर सकता है कि भाई बिल की रकम कितनी बड़ी है, ठीक है। तो एक रकम तक हो सकता है कि उसका डिसीजन मैनेजमेंट खुद ले ले, जो मैनेजर्स हैं, और हो सकता है कि जो बड़ी रकम है तो उसके लिए उनको हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़े। तो इसका मतलब जो भी रूल हैं, जो पॉलिसी है, वो वेल इन एडवांस डिफाइंड है। तो स्ट्रक्चर्ड डिसीजन वो होते हैं कि जिन मामलों में डिसीजन लेना है वो उनको मालूम है, और किस बेसिस पर डिसीजन लेना है, किस पॉलिसी से डिसीजन लेना है, पॉलिसी भी उनको मालूम है। अब आगे देखो, रोल ऑफ एमआईएस इन स्ट्रक्चर्ड डिसीजन। एमआईएस का रोल क्या है अब इस स्ट्रक्चर्ड डिसीजन लेने में? नाउ दिस टाइप ऑफ डिसीजन इज ए स्ट्रक्चर्ड डिसीजन इन विच द रूल्स ऑफ डिसीजन आर नोन इन एडवांस। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि भाई इस तरीके का जो डिसीजन है वो एक स्ट्रक्चर्ड डिसीजन है जिसमें कि जो रूल हैं, किस बेसिस पर डिसीजन लेना है, कैसे लेना है, उसके जो रूल हैं, जो नियम हैं, वो एडवांस में ही मालूम है। नाउ द जॉब ऑफ एमआईएस is to select the invoices whose payment should be made as per given policy। तो अब एमआईएस का रोल क्या है, एमआईएस की ड्यूटी क्या बनेगी कि भाई जो उन इनवॉइसेज को वो सिलेक्ट करे जो उस पॉलिसी के तहत जिनकी पेमेंट उसको करनी है। एक मिनट, फिर कौन आया? Now the job of MIS is to select the invoices whose payment should be made as per given policy and generate the cash requirement for these payments। तो वो सिलेक्ट कर लेगा कि भाई मुझे इन इन बिलों की पेमेंट इस हफ्ते करनी है। तो जिन बिलों की पेमेंट करनी है उनके लिए कितना कैश चाहिए, तो वो कैश की रिक्वायरमेंट भी वो तैयार कर लेगा कि भाई इतनी अमाउंट हमें बिलों की पेमेंट करने में रिक्वायर्ड है। फॉर दिस ए डिसीजन मेकिंग मॉडल में भी प्रोग्राम्ड। तो ऐसा करने के लिए वो एक डिसीजन मेकिंग का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। प्रोग्राम तभी बन सकता है जब उसके रूल, उसके एल्गोरिथम एडवांस में मालूम हो। तो क्योंकि इसका एल्गोरिथम हमें मालूम होगा तो इसका एक प्रोग्राम एमआईएस में तैयार हो सकता है टू चूज ए कोर्स ऑफ एक्शन ऑटोमेटिकली।
तो वो जो प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली ही वो सारे काम कर लेगा कि अभी कितने बिल पेंडिंग पड़े हैं, कौन कौन से बिलों की पेमेंट इस फोर्टनाइटली होनी है, इस 15वें दिन, और उनकी रकम कितनी बननी है, और कौन से बिल को सिलेक्ट करना है, कौन से को नहीं करना, कौन से बिल पर हमें अर्ली डिस्काउंट मिल रहा है तो वो भी ऐड हो जाएगा, और उनकी जो अमाउंट है वो टोटल अमाउंट कितनी बन रही है तो उसकी एक रिपोर्ट वो मैनेजमेंट को पेश कर देंगे। ये एक रेगुलर एक्टिविटी हो जाएगी उसकी। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर्ड डिसीजन में एमआईएस का रोल। अब आप देखो अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन। अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन कौन से होते हैं? जिन डिसीजंस के बारे में आपको पहले से ज्ञान नहीं होता भी मुझे ये ऐसा डिसीजन भी लेना पड़ सकता है। तो जिस डिसीजन का पहले से ही मालूम ना हो तो फिर उसके लिए आप किन बेसिस पे आप वो डिसाइड करोगे, तो वो वाली फैक्टर, वो वाली इंफॉर्मेशन भी आप पहले से तैयार करके नहीं रखते, तो मतलब इंफॉर्मेशन भी आपको मौके पर जुटानी पड़ेगी। तो ये जो डिसीजंस हैं ये अनस्ट्रक्चर्ड हैं क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल हैं। मतलब जो इवेंट्स अनप्रिडिक्टेबल हों, जिनका एडवांस में ही मालूम ना हो कि ये इवेंट हो सकती है, ये घटना हो सकती है, ऐसे डिसीजंस के बारे में, ऐसे इवेंट्स के बारे में जो डिसीजन लेने पड़ते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन कहलाते हैं। देखो क्या कह रहा है, एन अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल इन नेचर। उनकी नेचर अनप्रिडिक्टेबल है, उनको पहले से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई मुझे ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा। दिस टाइप ऑफ डिसीजन कैन नॉट बी प्री डिफाइंड। ऐसे डिसीजंस को आप पहले डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ए प्राइवेटली हेल्ड कॉरपोरेशन गेट्स एन आउटसाइड ऑफर टू बाई 10% ऑफ इट्स स्टॉक। तो अब एक ऐसी वो है कॉरपोरेशन कि जिसको कि बाहर से कोई ऑफर मिलती है, भी मैं 10% आपके स्टॉक खरीद लूंगा, ठीक है ना। नाउ द मैनेजमेंट हैज टू डिसाइड विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज वेदर टू एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट। तो अब मैनेजमेंट को डिसाइड करना है भाई हम इसको अपने 10% स्टॉक बेच दें या ना बेचें। Now the management has to decide within next few days whether to accept the offer or not. अब रोल ऑफ डीएसएस इन अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन। अब यहां पर डीएसएस का रोल होगा, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का रोल आ जाएगा। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हेल्प करेगा मैनेजमेंट को कि भाई आप इसमें क्या फैसला लो। इन ऑर्डर टू मेक सच अ डिसीजन द मैनेजमेंट नीड टू डू फाइनेंशियल मॉडलिंग। अब ऐसा डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट को फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी पड़ेगी। इन दिस डिसीजन द टॉप मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व। अब ऐसे डिसीजन हायर लेवल की जो मैनेजमेंट है, जो मालिक लोग हैं, उनके लेवल पे ऐसा डिसीजन लिया जाएगा, तो वो हाई मैनेजमेंट, एपेक्स मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व होगी। नाउ हेयर एमआईएस विल नॉट वर्क। अब एमआईएस की हेल्प यहाँ पर नहीं मिल पाएगी, मतलब एमआईएस कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। हेयर डीएसएस कम्स इनटू पिक्चर। जो डीएसएस है वो अब यहाँ पिक्चर में आता है। इट विल हेल्प इन मेकिंग प्रोजेक्शन अबाउट फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कॉरपोरेशन। अब ये डीएसएस क्या करेगा कि ये उस कॉरपोरेशन की फ्यूचर जो ग्रोथ है उसकी प्रोजेक्शन करेगा कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन अगले 2 सालों में, अगले 4 सालों में, 5 सालों में इसका क्या बिहेवियर रहेगा, इसकी ग्रोथ कैसी रहेगी। अगर वो 10% के शेयर बेच देती है तो बेचने के बाद उसका क्या प्रोजेक्शन रहेगी, और अगर वो 10% शेयर नहीं बेचती या किस प्राइस पर बेच रही है या नहीं बेच रही, तो उसके बाद उसकी प्रोजेक्शन क्या रहेगी। तो इस तरीके के ये फ्यूचर प्रिडिक्शंस करके, फ्यूचर प्रोजेक्शंस की मॉडलिंग, फ्यूचर मॉडलिंग करके जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है ये टॉप लेवल को, एपेक्स लेवल को अपने डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। और ऐसे डिसीजंस अनस्ट्रक्चर्ड होंगे। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब ये हुआ कि ऐसे डिसीजंस कभी भी सामने आ जाएंगे लेने के लिए,
जिनके पहले से कोई आपको अंदेशा नहीं होगा। सो मैनेजमेंट कोड नॉट प्रिपेयर फॉर मेकिंग इट अहेड ऑफ टाइम। हाँ, तो ये चलो स्लाइड थोड़ी सी आगे लिखी नहीं मैंने, ये बुक में से देख के समझा रहा हूँ आपको। क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मेकिंग इट अहेड ऑफ टाइम। अहेड ऑफ टाइम मतलब कि जो मैनेजमेंट है वो ऐसे डिसीजंस के लिए पहले से तैयार नहीं होती। दिस इज एन अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन, ये मैंने बता दिया आपको, ये अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन है। Unstructured decision is may become necessary at all time in the course of operating a business। तो ऐसे जो अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस हैं ये तो कभी भी लेने पड़ सकते हैं, एंड इज यूजली है वेरी स्पेसिफिक डाटा रिक्वायरमेंट, और इनकी जो डाटा रिक्वायरमेंट है वो भी बड़ी स्पेसिफिक होती है। इनको मैं चलो यहाँ पर लिख ही देता हूँ। एनी टाइम हो गया, इन एनी टाइम बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक डाटा रिक्वायरमेंट्स होंगी इनकी। मैनेजमेंट हैज नो वे टू प्रिडिक्ट अहेड ऑफ टाइम what the decision environment will be. It cannot give the information system to the ठीक है। बस ठीक है, ये इतना ही है। तो ये आपका क्या था, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। चलो ये मेरा आज का लेक्चर पूरा हुआ। अब आपको मैंने ये इसको तो बंद करते हैं और ये सिलेबस खोल लेते हैं आपका। अब देखो सिलेबस में मैं आपको करा चुका हूँ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। अब आपका आगे आता है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट बताना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, ये तो आप कर लोगे। इसमें एप्लीकेशन में मैं क्या बताऊंगा आपको, एप्लीकेशन तो इंटरनेट की आजकल हर फील्ड में है। ये हम जो आज ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं ये भी इंटरनेट की ही वजह से है। ठीक है, यूज ऑफ इंटरनेट ये एक ही चीज है, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, यूज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट सर्विसेज ये भी एक ही चीज है। इफेक्ट्स ऑफ आईटी ऑन बिजनेस, आईटी ऑन बिजनेस, ये थोड़ा सा इसमें कुछ पॉइंट होंगे बताने वाले, तो ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बस ये सिलेबस आपका यहाँ पूरा हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई? अब किसी बच्चे ने कुछ पूछना समझना हो? हाँ बेटा। सर ये ग्रुप में भेज देना सर जी सिलेबस। है बेटा, ये सिलेबस ग्रुप में भेज देना सर जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है नहीं क्या आपके पास? नो सर। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, ये मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, इसको देख लेना। तो सर वो प्रैक्टिकल के बारे में पूछना था। हाँ बोलो, क्या पूछना है? सर वो टॉपिक कौन कौन से है वो और शेयर कर देना। किस चीज के टॉपिक? प्रैक्टिकल के अंदर। प्रैक्टिकल का कोई टॉपिक नहीं है भाई,
प्रैक्टिकल का तो सर वो सिलेबस बनाएंगे कैसे वो? वो कैसे बनाओगे? वो भरत सर ने दिया हुआ है, विक्रम हाँ, सर की नहीं है वो। हाँ, वो भारत भूषण सर से आप डिस्कस कर लेना, प्रैक्टिकल वाला मामला वो देखेंगे सारा ओके सर। आपका। ठीक है ना? मैं एक ओके बार सर। आपकी ये 3rd यूनिट पूरी करा दूंगा, थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। प्रैक्टिकल में कुछ है ही नहीं आपका। ये देखो, ये लिखा हुआ है, इंटरनल असेसमेंट विल बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल बीइंग कंडक्टेड बाय द इंटरनल एग्जामिनर। तो हमने जो आपकी इंटरनल असेसमेंट लगानी है वो प्रैक्टिकल के बेस पे लगानी है। प्रैक्टिकल का अलग से आपका सिलेबस है ही नहीं। ठीक है ना? ये टोटल आपका 80 नंबर का थ्योरी का पेपर आएगा और 20 नंबर की इंटरनल लगेगी। तो पूरा का पूरा थ्योरी ही है आपके, समझ रहे हो? प्रैक्टिकल नहीं है कोई। प्रैक्टिकल के नाम पे हमने आपसे असाइनमेंट वगैरह लेनी है, और असाइनमेंट वगैरह लेके और उसके बेसिस पे आपके असेसमेंट के नंबर लगने हैं। प्रैक्टिकल के कोई नंबर, कोई इवेल्यूशन आपकी नहीं होगी। ठीक है? ठीक है, बोलो। ठीक है सर। ओके सर। हम्म, ओके सर। ठीक है। अब करें क्लास खत्म? यस यस सर। सर। ठीक है, ओके, बाय।